आज की इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज की इकोनॉमिक्स क्लास में हमारा टॉपिक है वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि हरियाणा बोर्ड की कक्षा 12वीं के इकोनॉमिक्स के सिलेबस से ये जो टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन ये हटा दिया गया है। परंतु आगे इकोनॉमिक्स में कुछ एक कंसेप्ट को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना आवश्यक है, इसीलिए हम ये वीडियो बनाया है ताकि आपको आगे इकोनॉमिक्स के अध्ययन में कोई दिक्कत न हो। तो चलिए आज की इकोनॉमिक्स क्लास शुरू करते हैं। उपभोक्ता व्यवहार की धारणा। उपभोक्ता व्यवहार की धारणा का अध्ययन करने से पहले हमें कुछ एक और अवधारणाओं को समझना आवश्यक है। देखते हैं ये कौन कौन सी हैं। उपभोक्ता कौन है? हु इज कंज्यूमर? आमतौर पर एक व्यक्ति को उपभोक्ता कहा जाता है, परंतु अर्थशास्त्र में उपभोक्ता शब्द का प्रयोग संस्थाओं, व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह अर्थात परिवारों के लिए किया जाता है। उपभोक्ता वह विवेकशील व्यक्ति होता है जो अपनी सीमित आय को वस्तुओं और सेवाओं पर इस तरह से खर्च करता है जिससे वह अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करे। उपभोक्ता अपने व्यय से उपयोगिता प्राप्त करता है। उपभोक्ता अपनी आय को इस प्रकार खर्च करता है कि उसे दी हुई आय और वस्तु तथा सेवाओं की कीमतों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त हो सके। अन्य शब्दों में उपभोक्ता का उद्देश्य उपभोक्ता संतुलन की स्थिति प्राप्त करना होता है। यदि हम व्यवहारिक जीवन की बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति है वो उपभोक्ता होता है क्योंकि वह किसी न किसी वस्तु अथवा सेवा का उपभोग करता है। एक मनुष्य अपने जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं का प्रयोग करता है, इसलिए वह इन वस्तु और सेवाओं का उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब वह अपने व्यवहार को वर्तमान परिस्थितियों में सबसे अच्छा मानता है तथा उसमें जब तक कि परिस्थितियों में परिवर्तन न हो कोई परिवर्तन करना पसंद नहीं करता। सैमुअल्सन के शब्दों में एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब वह अपने दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुष्टि को अधिकतम कर लेता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक उपभोक्ता उस समय संतुलन की अवस्था में होता है जब उसे यह लगता है कि वह अपने एक एक पैसे का पूर्ण प्रयोग कर रहा है, वह अपने पैसे को इस तरह से खर्च कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन या अधिकतम संतुष्टि मिले। हमारी अगली कंसेप्ट है उपयोगिता। उपयोगिता क्या है? व्हाट इज यूटिलिटी? किसी वस्तु की वह शक्ति जिसके द्वारा आवश्यकता की संतुष्टि होती है उपयोगिता कहलाती है। उदाहरण के लिए प्यास लगने पर हम पानी पीकर संतुष्ट हो जाते हैं। पानी की यह शक्ति जिसके द्वारा हम अपनी प्यास संतुष्ट कर सकते हैं पानी की उपयोगिता कहलाती है। उपयोगिता का मात्रक यूटिल कहलाता है। लिप्सी के अनुसार उपयोगिता वह संतुष्टि है जिसे कोई व्यक्ति उपभोग के फलस्वरूप प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि उपयोगिता वह शक्ति है जो उपभोक्ता की किसी इच्छा को संतुष्ट करती है। उदाहरण के लिए गर्मी लगने पर हम पंखा चला लेते हैं या कूलर चला लेते हैं। पंखा या कूलर हमें गर्मी से बचा देते हैं, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि पंखा या कूलर गर्मी से बचने के लिए उपयोगी हैं। यही शक्ति उपयोगिता कहलाती है। हमारी अगली कंसेप्ट है उपभोक्ता व्यवहार क्या है? व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर? उपभोक्ता व्यवहार से अभिप्राय उस विधि से है जिसके द्वारा उपभोक्ता यह चुनाव करते हैं कि वह अपनी आय को किस प्रकार खर्च करेंगे। उपभोक्ता के इस व्यवहार का अध्ययन ही उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन कहलाता है।
अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में उपभोक्ता क्या व्यवहार करेगा, क्या निर्णय लेगा, किन वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करेगा, इन इस सभी का अध्ययन ही उपभोक्ता व्यवहार अध्ययन कहलाता है। हमारी अगली महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो है उपभोक्ता बजट या बजट समूह तथा बजट रेखा। उपभोक्ता बजट से अभिप्राय उपभोक्ता के निर्धारित आय से है। सामान्य शब्दों में हम बजट शब्द का प्रयोग हमारी क्रय शक्ति को मापने के लिए करते हैं। बजट से अभिप्राय हमारे उस निश्चित आय से है, उस सीमा से है जहां तक हम वस्तु और सेवाओं को खरीदने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए हम यह मान लेते हैं उसके पास एक निश्चित आय है। इसके साथ ही यह भी मान लिया जाता है कि उपभोक्ता इन इस निश्चित आय को दो वस्तुओं को खरीदने पर खर्च करता है तथा उन दो वस्तुओं की कीमतें पहले से ही निर्धारित है, जिनका उपभोक्ता को ज्ञान है। मान लीजिए कि एक उपभोक्ता का बजट 60 रुपये है तथा सेब और संतरा वह दो वस्तुएं हैं जिन पर उपभोक्ता को अपने 60 रुपये खर्च करने हैं। सेब की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई तथा संतरे की कीमत 1 रुपया प्रति इकाई है। एक उपभोक्ता विभिन्न अनुपातों में इन वस्तुओं को खरीद सकता है, जिसे हम निम्न तालिका से प्रकट कर सकते हैं। इस तालिका को हम उपभोक्ता के लिए विभिन्न उपभोग संभावनाएं तालिका कहते हैं। इसमें जैसा कि आप तालिका में देख पा रहे हैं, वस्तु 1 यानी सेब और वस्तु 2 यानी संतरे की इकाइयां दर्शाई गई है। उपभोक्ता के पास कुल बजट है वो 60 रुपये है। सेब की कीमत 2 रुपये प्रति इकाई और संतरे की कीमत 1 रुपये प्रति इकाई या प्रति संतरा है। यदि वह अपने सारे बजट को, सारी आय को संतरे खरीदने पर खर्च करता है तो वह 60 इकाई संतरे खरीद सकता है। इसी तरह यदि वह अपनी सारी आय को सेब खरीदने पर खर्च करता है, इस दशा में वह 30 सेब प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सेब की जो कीमत है वो 2 रुपये प्रति इकाई है और इस अवस्था में संतरे की इकाइयां हैं वो 0 होंगी। इसी तरह उपभोक्ता इन विभिन्न प्रकार के संयोग अपनाकर कुछ सेब की इकाइयां तथा कुछ संतरे की इकाइयों के अलग अलग संयोग अपनाकर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि यदि एक उपभोक्ता अपनी समस्त आय पहली वस्तु अर्थात सेब खरीदने पर खर्च करता है तो वह इसकी 30 इकाइयां प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत यदि वह अपनी समस्त आय दूसरी वस्तु अर्थात संतरे के लिए खर्च करता है तो वह इसकी 60 इकाइयां प्राप्त कर सकता है। इसी तरह उपभोक्ता विभिन्न संयोगों के बारे में भी सोच सकता है जो एक उपभोक्ता अपनी आय से वस्तु 1 तथा वस्तु 2 की दी गई कीमतों पर खरीद सकता है। बजट समूह, बजट सेट, यह दो वस्तुओं के एक समूह के प्राप्य संयोगों को व्यक्त करता है, अर्थात उन संयोगों को व्यक्त करता है जिन्हें हम एक उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है जब वस्तुओं की कीमतें तथा उपभोक्ता की आय दी हुई हो। ये इसकी शर्तें हैं कि बजट समूह बनाने के लिए हमें वस्तु की कीमत और उपभोक्ता की आय का पता होना चाहिए। इस अवधारणा को, इस कंसेप्ट को हम निम्न रेखा चित्र द्वारा भी समझा सकते हैं। रेखा चित्र में OS-X पर सेब तथा OY-X पर संतरा दर्शाया गया है। ऊपर दी गई उपभोक्ता के लिए विभिन्न उपयोग संभावना तालिका को यदि हम इस ग्राफ पर अंकित करें तो हमें 4 बिंदु प्राप्त होते हैं। ये हैं A, B, C और D। इन चारों बिंदुओं को यदि हम मिला लेते हैं तो हमें एक लाइन प्राप्त होती है जिसे हम बजट लाइन, बजट रेखा या कीमत रेखा के नाम से जानते हैं। बजट रेखा, बजट रेखा वह रेखा है जो
वस्तु एक तथा वस्तु दो के उन सभी संभव संयोगों को प्रकट करती है जो दिए हुए अपने बजट तथा दोनों वस्तुओं की दी गई कीमत पर एक उपभोक्ता खरीद सकता है। बजट रेखा के किसी भी बिंदु पर उपभोक्ता अपनी समस्त आय वस्तु एक पर अथवा वस्तु दो पर या दोनों वस्तुओं के किसी भी संयोग पर किसी भी कॉम्बिनेशन पर खर्च कर रहा है। इस बजट रेखा को कीमत रेखा प्राइस लाइन भी कहा जाता है। इसका कारण यह है कि यह बजट रेखा ABCD यह प्रकट करती है कि बाजार में वस्तु एक की 30 इकाइयां तथा वस्तु दो की 60 इकाइयों के बराबर है। इसलिए वस्तु एक की 1 इकाई की कीमत बराबर है वस्तु दो की 2 इकाइयों की कीमत। P1 और P2 यानी पहली वस्तु की कीमत और दूसरी वस्तु की कीमत में जो अनुपात है वो 60/30 या 2:1 है। अतः कीमत रेखा वस्तु एक तथा वस्तु दो के बीच कीमत अनुपात को प्रकट करती है। यह दर्शाता है कि वस्तु एक की 1 इकाई प्राप्त करने के लिए वस्तु दो की 2 इकाइयों का त्याग करना पड़ेगा। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि एक उपभोक्ता दो वस्तुओं के विभिन्न संयोगों में से किसी भी संयोग को चुन सकता है, परंतु एक उपभोक्ता सभी संयोगों को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए संयोगों को दो भागों में बांटा जाता है, प्राप्य अथवा संभाव्य संयोग तथा अप्राप्य अथवा असंभाव्य संयोग। प्राप्य संयोग या संभाव्य संयोग वे संयोग है जिन्हें एक उपभोक्ता प्राप्त कर सकता है। इसके विपरीत अप्राप्य तथा असंभाव्य संयोग ऐसे संयोग कहलाते हैं जिन्हें उपभोक्ता प्राप्त नहीं कर सकता। एक उपभोक्ता अपने बजट रेखा की सीमा से बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए बजट रेखा की सीमा से बाहर कोई भी बिंदु असंभाव्य संयोग या अप्राप्य संयोग को प्रकट करता है। इसी तरह बजट रेखा AB की सीमा के अंदर कोई भी संयोग है उपभोक्ता वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए AB बजट लाइन के अंदर के किसी बिंदु को हम प्राप्य अथवा संभाव्य संयोग कहते हैं। प्राप्य तथा अप्राप्य संयोगों को हम निम्न रेखा चित्र द्वारा भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप रेखा चित्र में देख पा रहे हैं, OX अक्ष पर हमने सेब को दर्शाया तथा OY पर हमने संतरे को दर्शाया है। उपभोक्ता के पास 4 संयोग है जिन्हें हम A, B, C, D के नाम से जानते हैं। ये AD लाइन है, ये उपभोक्ता की बजट लाइन अथवा कीमत लाइन भी कहलाती है। यदि उपभोक्ता कोई ऐसा बिंदु चुनता है जो इस O, D और A के क्षेत्र के अंदर है, जैसे कि यहाँ उपभोक्ता एक बिंदु चुन लेता है जिसे हमने नाम देते हैं E, तो यह जो बिंदु E है ये उपभोक्ता की सीमा रेखा के अंदर बजट लाइन के अंदर है, इसलिए उपभोक्ता इसे आसानी से प्राप्त कर सकता है। इसलिए इस बिंदु E को हम संभाव्य या प्राप्य बिंदु कहते हैं। इसके विपरीत यदि उपभोक्ता कोई ऐसा बिंदु चुनता है जो इस बजट लाइन AD की सीमा से बाहर है, जैसे कि मान लीजिए ये बिंदु F, यह जो बिंदु F है वो उपभोक्ता की सीमा रेखा से बाहर है, बजट लाइन से बाहर है, इसलिए बिंदु F है वो अप्राप्य या असंभाव्य बिंदु कहलाता है। एक बार फिर से दोहरा रहे हैं, इस बिंदु O, A और D की सीमा के अंदर का क्षेत्र है वो प्राप्य या संभाव्य क्षेत्र कहलाता है, और इस सीमा रेखा से बाहर, इस बजट रेखा से बाहर के बिंदुओं को, किसी भी बिंदु को हम अप्राप्य संयोग या असंभाव्य संयोग क्षेत्र कहते हैं। आशा है आप लोगों को उपभोक्ता के व्यवहार का जो हमारा आज का टॉपिक है वो समझ में आ गया होगा।
फिर भी यदि आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अपने बाकी साथियों को तक भी ये इकोनॉमिक्स के नोट्स पहुंचाने के लिए इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।